बच्चों, आज अर्थव्यवस्था एक नज़र का अध्याय 1 का भाग 3 पढ़ेंगे और देखते हैं इसमें क्या-क्या है। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। मैं आज भी आपको कोशिश करूँगा कहानी के माध्यम से समझाने की। और ये तो मेरा आत्म-परिचय है जो ऑलरेडी आपके पास वीडियो में दिया गया है और मेरे इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो वीडियो में अवेलेबल है। तो प्रत्युष प्रियदर्शी मेरा नाम हुआ। मैं इतना कहूँगा, बाद बाकी चीज़ें आप वीडियो में देख सकते हैं और यहाँ पे लिखी हुई हैं। चलिए आगे देखते हैं। पिछले व्याख्यान में मैंने राज्य की अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में आपको बताया था और डिटेल में उसको समझाने की कोशिश की थी। अब आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के पास। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था पे जाने से पहले ना एक कहानी छोटी सी मैं समझाना चाहूँगा। इससे मैं क्यों कह रहा था ये कहानी, वो आगे जाके आपको पूरी चीज़ें पता चल जाएँगी। पुराने समय में एक कहानी चलिए करते हैं। कहानी मैं आपको बताता हूँ। पुराने समय में एक राज्य था, इसका नाम था रूपनगर, और दूसरा एक राज्य था, उसका नाम था ऊषानगर। ठीक है। अब जो है ऊषानगर और रूपनगर जो था, ये दोनों दो देश थे या राज्य का। अब क्या हुआ कि रूपनगर पर दूसरे राज्यों ने, आसपास के राज्यों ने हमला कर दिया। इस पे हो गए हमले। इस हमले में क्या हुआ कि एक तो सैन्य व्यवस्था लगी, सैनिकों का पे खपत हुआ, जो अर्थव्यवस्था में खर्च होना चाहिए था इस राज्य के, वो सारा खर्चा हुआ लड़ाई झगड़ों में। ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना पड़ा, खाने का, रसद का, और जो जो व्यवस्थाएं आम नागरिक के लिए थी, वो सारे पैसे जो थे, वो सारी आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से केंद्रित हो गई झगड़ों पर, लड़ाई पे, जो आसपास के राज्यों के द्वारा युद्ध इसमें थोपा गया था उस पर। अभी इस ऊषानगर ने क्या किया, उसने कहा कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, मदद करूंगा। ठीक है। मैं कैसे मदद करूंगा, तो मैं तुम्हें उत्पादन करके वस्तुएं दूंगा, वस्तुएं और सैन्य वस्तुएं भी दूंगा। मतलब सैनिकों के लिए जो जरूरी होती हैं, सैन्य मदद भी करूंगा। सैन्य मदद में अपनी सेना तो नहीं भेजी उसने, लेकिन अपने पैसों से उसको, अपनी वस्तुओं से उसको मदद करें। जैसे खाने का सामान चाहिए था, लड़ाई के समय में सेना को खाने के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, उनके इसके लिए पैसे चाहिए। वहां पे हमेशा अस्त्र शस्त्र की जरूरत होती है, तरह तरह के तोपों की जरूरत थी, और भी शस्त्र जो लड़ने के लिए जरूरी हैं उनकी जरूरत थी। तो उनका उत्पादन करके बोला मैं तुम्हें दूंगा। मैं प्रत्यक्ष रूप से तो मदद नहीं करूंगा कि मैं जाके तुम्हारे साथ लड़ने लगूं, लेकिन मैं परोक्ष रूप से तुम्हारी मदद करता रहूंगा। उसके लिए तुम मुझे, अब इसके लिए इसको मदद तो किया, तो मुफ्त में तो मदद नहीं किया होगा, इनसे पैसे लिए होंगे इसने, ठीक ना, चाहे उस समय में या चाहे बाद में। ठीक है। अब इसका क्या हुआ कि इसको मदद करने के दौरान यहाँ पे क्या हुआ, उत्पादन बढ़ाना पड़ा। क्या होगा अगर उत्पादन, जो मान के चलिए इसकी जनसंख्या 1 लाख है, 100 आदमी है, 100 व्यक्ति है, यहाँ पे 100 व्यक्ति इस राज्य में रहते हैं, वो जितना खपत कर रहे थे वो तो सामान्य उत्पादन होगा। इसको भी अब देने लगा ये। एक तो आम जनता की जो जरूरतें थी और ऊपर से जो सेना की जो जरूरतें थी, उस सब में उत्पादन बढ़ाने लगा। उसके बाद औद्योगिक रूप से भी, क्योंकि इसको अस्त्र शस्त्र भी देना था, तो औद्योगिक रूप से भी औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ा। ठीक है। अब क्या हो गया कि जब उत्पादन बढ़ा, यहाँ से पैसे आए, और फिर इसी दौरान क्या हुआ कि बहुत सारे व्यापारी ने नई उत्पादन इकाई स्थापित कर ली, उत्पादन इकाई स्थापित कर ली। ठीक है। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे करके इन सब, यहाँ के इस राज्य की जो अर्थव्यवस्था वो बहुत ऊंचाइयों पर जाने लगी। यहाँ से पैसे भी आ रहे थे। एक तो आसपास में भी राज्य होंगे इसके, छोटे बड़े राज्य जो भी थे, और क्योंकि एक राज्य में, एक देश में इससे लड़ाई हो रही है, तो आसपास के भी राज्य और देश प्रभावित होते हैं। तो उनको भी जब यहाँ पे इनको मदद हो रही थी, तो धीरे धीरे करके इन्होंने आर्थिक गतिविधि इनके साथ स्थापित की। जब इस क्षेत्र में इनको घुसने के लिए मिला, यहाँ के व्यापारियों को, तो क्या करेंगे, वो अपनी उत्पादन को बढ़ाते रहने के लिए, अपने लाभ को कमाने के लिए इन सब लोगों से भी मिलेंगे ना। कोशिश करेंगे कि मुझे आसपास के जो और भी राज्य हैं, क्योंकि मुझे तो इस क्षेत्र में घुसने का मौका मिल गया, अब युद्ध के ही बहाने तो मैं इन सब राज्यों से भी स्थापित कर लूं व्यवस्था,
अपनी आर्थिक व्यवस्था अच्छा कर लूँ, मतलब मुझे यहाँ बाजार मिल जाए। तो क्या हुआ, इसके साथ ही इसकी अर्थव्यवस्था जो थी, इसकी पूरी इस उषा नगर की अर्थव्यवस्था बहुत ऊपर जाने लगी। मतलब यहाँ पे जो औद्योगिक जो कहें आपको औद्योगिक उत्पादन इकाई थी, उसमें बहुत लाभ होने लगा, उत्पादन बढ़ने लगा। नए-नए अब क्या हुआ कि जब उत्पादन बढ़ेगा, औद्योगिक बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, तो क्या होगा कि नए कर्मचारी आएँगे, आएँगे ना? नए कर्मचारी आएँगे, मज़दूर को वहाँ पे काम मिलेगा, तो बहुत लोग यहाँ पे चयन किए जाएँगे, बहुत मज़दूरों और कर्मचारियों का चयन होगा, ठीक है? ये हुआ। इनको जो वेतनमान मिल रहा था, वो वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगी, होगी। अब इनको वेतन में जब बढ़ोतरी होगी, तब क्या हुआ ना कि अब देखिए कहानी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। अब एक क्या हुआ, जब ये सब हुआ, अब उषा नगर के कुछ व्यापारियों ने क्या किया, एक संघ बनाया, ठीक है? मान के चलिए इसमें एक संघ है, व्यापारी संघ इसको कहें, इसको नाम देते हैं व्यापारी संघ का, ठीक है? इसमें करीब 1, 2, 3 से लेकर के 10 व्यापारी, ठीक है? उनका एक संघ बना। उन्होंने कहा ये विभिन्न उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए थे देश की या उषा नगर राज्य की। तो क्या हो गया कि इन्होंने कहा इन सबों को, जिनकी वेतन बढ़ोतरी हो गई थी, सबको पैसे आने लगे थे, कुछ छोटे बड़े व्यापारी सबों को पैसा आने लगा था। इन्होंने कहा कि आओ मेरे पास, और ये जो चीजें हैं ना, मुश्किल से 7 से 8 सालों की बात है ये। 8 सालों में ऐसा हुआ था। इन्होंने कहा क्या कि आ जाओ भाई मेरे पास आओ, और यहां पर मेरे व्यापार में पैसे लगाइए। तो मैं आपको जो रिटर्न में है या वापस में आपको बेहतर लाभ होगा, मेरे इकाई को या मेरे व्यापार को बेहतर लाभ होगा, तो आपको भी लाभ मिलेगा, मतलब जनता को भी लाभ मिलेगा, जनता को लाभ होगा, ठीक है? अब इन्होंने कहा क्या किया, इन्होंने पैसे यहाँ पे लगाए इस जगह, ठीक है? अब इनको सच में उस समय में बहुत लाभ हुआ, और इसके कारण से जनता को भी बहुत लाभ हुआ। इसको तो लाभ हुआ ही, और साथ ही साथ जनता का भी लाभ हुआ, ठीक है? जनता को भी लाभ हुआ, जिसके कारण से क्या हुआ कि इनको और इनको दोनों को लाभ होने लगे। अब जनता और ज्यादा लगाने लगी, पैसे इसमें लगाने लगी। अब क्या हुआ, इसी में से मान के चलिए और भी कंपनियां, 11-12 टोटल यहाँ पे मान के चले 50 और व्यापारी लोग आके इसमें जुड़े। अब उसमें से क्या थे कि 20 व्यापारी जो थे, ठीक है ना, 50 में से 20 व्यापारी ऐसे थे जिन्होंने फर्जी तरीके से अपने आप को यह कहलवाया कि भाई मैं भी बहुत बड़ा व्यापारी हूं, मेरे में भी पैसा लगाइए आप लोग, और देख ही रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था कितनी सुंदर हो चुकी है, तो मैं आपको इन सबसे ज्यादा लाभ दूंगा। अब उस समय में क्योंकि ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी, ऐसी स्थिति हो चुकी थी कि जनता के पास पैसा था, तो उन्होंने तुरंत इसमें लगा। अब लगाया, जो जनता पैसा अपने के लिए बचत करके रखी हुई थी, वो भी जनता ने पैसा लगा दिया अत्यधिक लाभ कमाने के चक्कर में। अब क्या हुआ कि इन 50 में से मान के चले 30 व्यापारी तो ठीक ठाक थे, 20 व्यापारी ऐसे निकल गए जिन्होंने जो एक फर्जी रूप से अपनी, कहते हैं ना मार्केटिंग करना होता है ना, जैसे एक बहुत सारा देखेंगे बुलेट चलने वाला व्यक्ति, बुलेट चढ़ने वाला ऐसा होता है जिसके पास हो सकता है कि एक दिन भराने के पैसे हो और उसके बाद बाकी 29 दिन उसके पास पैसा ना रहे, लेकिन जिस दिन उसके पास पैसा रहेगा वो बाजार में इस तरह से निकलता है कि जैसे कि कहीं का राजा महाराजा हो, अपना बुलेट में तेल है आधा लीटर, लेकिन वो चल ऐसे रहा है, कोट पैंट पहन के निकला है, जूता उजला, और अभी भारत में देखते होंगे आप, भारत के विभिन्न शहरों में यही स्थिति है, गाँव में भी है, उजला जूता, उजला कुर्ता, उजला पैजामा, और पहन के एक ऊपर से जो है बंडीधारी बुलेट लेके निकलता है। वो कभी कभी ओकेजनली दिखता है वो सब लोग, और उसकी स्थिति ये रहती है कि अंदर से वो हिला हुआ व्यक्ति होता है, अंदर से अगर उसके घर जाए तो हो सकता है कि 2 टाइम खा ना रहा हो, लेकिन वो पैसे बचा के बुलेट में दुनिया को दिखा रहा है कि वह व्यक्ति बहुत धनाढ्य परिवार से है, देखो मैं 2 लाख की गाड़ी में चलता हूँ, 2 लाख के 2 पहिए में। तो इस तरह की स्थिति थी व्यापारियों की, इन्होंने पैसा लगवाया
अब पैसा लगवाकर जब वापस देने का वक्त आया तो ये 20 व्यापारी जो थे ये क्या होंगे, पूरी तरह से असफल रहेंगे। पैसा देने में वापस ये पूरी तरह से असफल हो जाएंगे। अब क्या होगा कि जब जैसे ही इन चीजों का पता जनता को चलेगा, अब आइए जनता को जैसे ही पता चलता है, ठीक है, जनता को जैसे ही पता चला, अब एक बहुत बड़ा एक अफवाह उड़ा कि पूरी की पूरी व्यवस्था, पूरी के पूरे व्यापारी संघ जो है ये सब के सब फर्जी हैं, ये सब के सब गलत हैं, पैसा न लगाएं, व्यापारियों के संघ को पैसा न दें, और जितनी भी चीजें बची हुई हैं उनको बचा कर रखें, यहाँ पैसा लगाने से फायदा नहीं है। इस तरह का एक माहौल बना। और उस समय में क्या हुआ, जब ये माहौल बना, ये अफवाह का जो माहौल बना, अफवाह, तो यहाँ उषानगर के जो राजा थे उनका नाम था होवरनाथ, ठीक है। ये होवरनाथ जो थे इन्होंने भी कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ये बैठे रहे सिर्फ। उनको लगा कि बाजार की व्यवस्था है, बाजार अपना समझ लेगा, क्योंकि यहाँ पूरी की पूरी व्यवस्था जो थी व्यापारियों के ऊपर निर्भर थी। तो व्यापारी संघ में स्थिति ये पैदा हुई थी, तो इनको लगा कि छोड़ो हटाओ, व्यापारी संघ की व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था अपने हिसाब से चलती है, मैं उसमें क्या हस्तक्षेप करूंगा ना, पहले ये करते भी नहीं थे। तो होवरनाथ ने कोई हेल्प या कोई व्यवस्था इसके लिए जो अल्टरनेटिव कुछ नहीं किया। इसके कारण से क्या हुआ, पूरा पैसा यहाँ से जो भी था पैसा वो या तो निकल गया, या तो जितनी भी जनता थी उसने अपने पास पैसा रखे, ठीक है। अब जिन जिन जगह पे इन्होंने बचत करके भी रखा हुआ था, बचत के हिसाब से भी रखा हुआ था पैसा, तो उसको भी अपने पास रख लिया खर्चे के लिए, क्योंकि जो ये अफवाह एक उड़ा था, और इसमें साथ ही साथ जो व्यवस्था थी, अफवाह क्या उड़ेगा, साथ ही साथ ये जो 20 व्यापारी थे सच में ये तो फर्जी थे, ये ढंग के तो थे नहीं, इनको उतना लाभ नहीं मिला और न ही वो उस तरह का काम कर पाए, क्योंकि ये काम करने में या व्यापार करने में बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं थे, और इनके पास वो साधन भी नहीं थे कि उतना बड़ा व्यापार कर पाते जितना पैसा ये ले चुके थे। इसीलिए तो कहता है कि व्यापार करना सबके बस की बात नहीं होती। व्यापार करना है तो जरूरी नहीं कि जिसके पास पैसा होगा वो व्यापारी होगा या व्यापार कर लेगा, उसके साथ साथ संसाधन की जरूरत, आपको बाजार की क्या स्थिति है, साथ ही साथ आपके पास एक ठोस आइडिया होना चाहिए, दिमाग में एक सॉलिड आइडिया होना चाहिए कि आपको क्या करना है, आपका जो दूरदर्शिता होनी चाहिए, उसमें आपका विजन क्लियर होना चाहिए। तो उसके कारण से इन लोग का था नहीं, ये तो घुसे थे मार्केट में, जो एक बहुत बड़ा एक एक माहौल बना था, एक वातावरण बना था कि सबको फायदा हो रहा है, चलो हम भी पैसा लगाएंगे, जनता से पैसा लेंगे, बाद में देखा जाएगा, इस तरह की व्यवस्था थी इनकी। तो अब क्या हुआ कि जनता को जब पता चला तो उन्होंने पैसा यहाँ से खींचना चालू कर दिया। अब क्या हुआ, अंततः जब जनता इस व्यापारी संघ से पैसा खींचेगी, ठीक है, जनता ने यहाँ से पैसे खींच लिए अपने पास, तो क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, जो सही में 30 व्यापारी थे, देखिए सही में 30 व्यापारी थे, उनका क्या होगा कि उनका उत्पादन कमेगा, उत्पादन नीचे जाएगा, उनका जो औद्योगिक जो इकाई है, इकाई, औद्योगिक इकाई, वो धीरे धीरे छोटी छोटी इकाइयां बंद होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा कि नौकरियां जो है, जिनको जिनको उन्होंने अपना मजदूर रखा था या कर्मचारी रखे थे, वो धीरे धीरे उन्होंने वो खत्म करना चालू कर देंगे, उत्पादन ही घट गया, अब औद्योगिक इकाइयां बंद हो रही हैं, तो नौकर रख के क्या करेंगे, बोलेंगे चलो 5 की जगह 2 से काम चलाओ, पहले 10 मजदूर थे, चलो 2 से काम चलाओ, 8 को हटाओ। तो धीरे इनके पास तो पैसे ही नहीं है उत्पादन करने के लिए, धीरे 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 क्या हुआ, पूरी इकाई ठप होती चली गई, उत्पादन बंद होता चला गया। स्थिति ये हो गई कि जनता के पास अपने खाने के पैसे नहीं थे, और बहुत परिस्थिति यहाँ भयावह हो चुकी थी। यहाँ पे एक तरह से कहें तो आज के हिसाब से मंदी का एक बहुत बड़ा दौर आ चुका था, जिसमें कि कोई भी, जिनके पास बचे हुए पैसे थे, जो अपने खुद के खर्चे के लिए थे, वही बस थे इनके पास, क्योंकि इन्होंने अंधाधुंध खर्चा किया था, क्योंकि आम जनता ने भी क्या किया था, अंधाधुंध पैसा लगाया था व्यापारी संघ में, और अंधाधुंध पैसा कमाया था, उसके कारण से क्या किया था, इनकी लाइफ जो है वो बहुत एक तरह से कहें लग्जरियस हो चुकी थी, मतलब बहुत ऐशो आराम भोग विलास की जिंदगी जीने लगी थी जनता भी। उनको भी था कि अब जरूरत है बैलगाड़ी की, तो वहां पे घोड़ा गाड़ी खरीद रहे हैं, ठीक है ना, जरूरत है एल्यूमिनियम के प्लेट में खाने की, वहां चांदी का प्लेट खरीद रहे हैं। ये स्थिति व्यापारियों की भी थी। तो ये इस तरह की जो अव्यवस्था फैली ना, उससे क्या हुआ, पूरा का पूरा पूरी व्यवस्था चरमरा गई। अब आइए कहानी को, ये हुई कहानी एक समय की, अब इस कहानी को मैं बनाता हूं
मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों आई, ठीक है ना। अब देखिए राजा होवरनाथ जो थे वो तो कुछ किए नहीं, ठीक है ना, इसलिए स्थिति चरमरा गई। अब देखिए जो मैं कहना चाहता हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। इस रूपनगर को यूरोप बनाइए, ठीक है। इस ऊषा नगर को, ठीक है, ऊषा नगर है ना, तो इसको ऐसे लिखिए, ऊषा नगर के मतलब क्या, यूएसए, ये हो गया अमेरिका, ठीक है। ये व्यापारी संघ जो था ये होगा हमारा, व्यापारी संघ को स्टॉक एक्सचेंज के रूप में रखिए, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज। ये जो कर्मचारी थे ये सारे कर्मचारी कहाँ होंगे, यूएसए में के कर्मचारी होंगे। ये व्यापारी संघ जो था ये स्टॉक एक्सचेंज था, इसको इंग्लिश में मैं लिख देता हूं, सॉरी, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अब देखें ये हो गया आपका वॉल स्ट्रीट, ठीक है। वॉल स्ट्रीट मतलब ये जैसे आज यहाँ पे क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, दलाल स्ट्रीट है ना, उसी तरह से यूएसए का, अमेरिका का वॉल स्ट्रीट है, ठीक है, जहां पे सारी आर्थिक गतिविधियां होती हैं। स्टॉक एक्सचेंज यहीं का है, ठीक है, अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज। अब ये मजदूर कहाँ के हो गए, अमेरिका के हो गए। ये जो युद्ध हुआ ना, ये कौन सा युद्ध था, वर्ल्ड वॉर, ठीक है, विश्व युद्ध प्रथम। ये हो गया पूरी तरह से यूरोप, या इसको कहें कि यूरोपियन यूनियन, यूनियन की तरह कहें, यूरोपीय संघ, ये संघ हो गए, यूरोपीय संघ, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, रूपनगर को यूरोप कर दें, यूएसए नगर को, ऊषा नगर को यूएसए कर दें, इस व्यापारी संघ को स्टॉक एक्सचेंज कर दें, और जो कि वॉल स्ट्रीट में है यूएसए में, ये सारे मजदूर और कर्मचारी और जो यहाँ की जनता है वो यूएसए की सिटीजन है, ठीक है। और इस तरह से देखें तो ये पूरा का पूरा उदाहरण 1929 के ग्रेट डिप्रेशन का है, ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन मतलब 1929 की जो महामंदी आई थी उसका उदाहरण है, उसका ये पूरी कहानी वो है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि यही हुआ था उस समय में। 1919 में जो 29 में जो महामंदी आई थी, उसी महामंदी को के कारण मिश्रित अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ था। मिश्रित अर्थव्यवस्था उसी महामंदी, और क्योंकि देखिए एक जगह मंदी आएगी तो ये देश तो, ये जो नगर था ये तो सबसे जुड़ा हुआ था, यूएसए तो बहुत सारे और देशों से जुड़ा हुआ था, तो इसके कारण से और सबकी जो अर्थव्यवस्थाएं जुड़ी हुई थी उसकी अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब हो गई। इस बेचारे यूरोपियन नेशन की तो और खराब हो ही गई थी, ठीक है। बीच में स्थिति अच्छी आई थी। देखिए ये पूरा का पूरा जो कहानी है ना, पूरी की पूरी, ये 1920 से लेके 1928 तक चरम पे रहा। ये चरम पे था, चरम पे एकदम बहुत ज्यादा बूम कर रहा था, यूरोपियन नेशन का भी और यूएसए का भी। और ये एक ही साल के अंदर में 1929 में देखें तो इनका मतलब पतन चालू हो गया, और ये व्यवस्था, ये स्थिति आ गई। और आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। इसको इतना कहने के पीछे मेरा कारण था, मैं इस कहना चाहता था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था आई क्यों, मतलब पूरे विश्व में हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था का कहां से उदय हुआ, क्यों आ गई, ठीक है। तो यही कारण था। अब आए देखें, आगे देखें, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए इसको आगे देखते हैं। देखिए जॉन मेनार्ड किन्स जो थे, उन्होंने ही मिश्रित अर्थव्यवस्था के कॉन्सेप्ट को आगे रखा था। इसमें इन्होंने, देखिए इसमें क्या हुआ था कि मिश्रित मतलब कि वहां पे जो निजी अर्थव्यवस्था तो रहेगी ही, साथ ही साथ सरकार का, और जो दिखाऊं मैं आपको, पहले जो मैंने बताया था वो जो होवरनाथ थे ना, होवरनाथ जो मैंने बताया था वो हर्बर्ट हूवर, जो उस समय के वहां के, कहां के प्रेसिडेंट थे यूएसए के, जिन्होंने बैठ के हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, कुछ किया नहीं, ठीक है। और ये थोड़ा सा
क्या कहूँ मैं, पूंजीवादी व्यवस्था के तहत ज्यादा ध्यान देते थे। ठीक है, पूंजीवादी प्रकृति के थे व्यक्ति, तो उन्होंने पूरी तरह से व्यापारियों पे छोड़ दिया। पूंजीवाद में तो यही है कि पूरी तरह से व्यापारियों पे छोड़ दो, अर्थव्यवस्था को बाजार की स्थिति पे छोड़ दो, बाजार खुद समझेगा कैसे पतन हो रहा है, कैसे उत्थान होगा। ठीक है, तो वही व्यवस्था थी। अब देखिए, अब जॉन मैनार्ड केनीज आए, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये इस तरह से नहीं चलेगा, नहीं तो पूरी की पूरी विश्व की व्यवस्था धराशायी हो जाएगी। मूल में आए, देखिए ये नया दृष्टिकोण ब्रिटिश अर्थशास्त्री श्री जॉन मैनार्ड केन्स के द्वारा प्रसिद्ध कार्य रोजगार, ब्याज और धन का सामान्य सिद्धांत 1936 में जो आया था, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये पूछता है कि किस बुक में इन्होंने संयोजन, पूरा कंपाइलेशन जिसको कहें, संयोजित रूप से पूरी अपनी जो ये सोचते थे ना, उनको संयोजित रूप से इसमें दिया था और पूरी तरह से उसको एक जगह कंपाइल करने की कोशिश की थी उस बुक में। और इसके बाद से क्या हुआ, इसकी व्यवस्थाएं, विशेषताएं देख लें। देखिए, यही मैं समझाने कर रहा था 1929 की महामंदी के दौरान अदृश्य हाथ की अवधारणा, ये किसने दिया था पता है? एडम स्मिथ ने दिया था। मेरी पिछली क्लासेस हैं, उसमें अगर आप जाएंगे तो मैंने उसमें डिटेल में समझाया है कि स्मिथोनियन आइडिया क्या था। अदृश्य हाथ का आइडिया जो था, इसको स्मिथोनियन आइडिया कहते थे। स्मिथोनियन आइडिया, इसको इंग्लिश में ही लिखता हूं मैं, आइडिया, ठीक है ना, ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो मतलब स्मिथोनियन अवधारणा जो अर्थव्यवस्था की थी, उसमें था अदृश्य हाथ, मतलब कोई इसको कंट्रोल मत करो, व्यापार जो है, बाजार जो है अपने आप से कंट्रोल कर लेगा अपने आप को। इसका उत्थान और पतन एक सामान्य प्रक्रिया है, ये होती रहती है, ऐसा इनका था कि कंट्रोल कर लेगा। इस अवधारणा को एक बहुत बड़ा झटका लगा इस मंदी के दौरान, क्योंकि पूरी पूंजीवादी व्यवस्था थी। अब इनको लगा कि बहुत बड़े पैमाने पे बेरोजगारी हो गई, अर्थव्यवस्था में मांग में गिरावट हो गई। मैंने बोला था उत्पादन में गिरावट, मैंने सब कुछ इस बात को कहा है आपको। औद्योगिक उद्यमों में तालाबंदी हो गई, बंद हो गया सब। महान आर्थिक संकट, महामंदी का जन्म हो गया और तब मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा का जन्म हुआ। उसमें कहा गया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्या, क्या कर सकती है, कैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था आगे आने वाले अर्थव्यवस्थाओं को संभाल सकती है। देखिए, कीनियन के सलाह के अनुवर्तन के रूप में इनको मतलब फॉलो किया इसको। तो पूंजी अर्थव्यवस्थाओं में सरकार ने पहल किया। सबसे पहला पहल करने वाला हमारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कहें इसको, या इंग्लिश में जो कहते हैं हम लोग यूएसए, यही पहला था जिसने इसको लागू करने की कोशिश की थी। और इन्होंने पहल की, बहुत सारी सरकारों ने पहल की, जो भी सरकार थी उस समय, यूरोपियन नेशंस में जितने नेशन कंट्रीज थे, जितनी देश थी, यूएसए मतलब क्या, पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी और दक्षिणी दोनों को मिला ले तो बहुत सारे देश हैं इसमें, दक्षिण अमेरिका, सब ने मिलकर इसकी सिफारिश की। तो नहीं भाई, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो अवधारणा है, उसको हम लोग आगे लेकर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे उसके हिसाब से और देखेंगे कि क्या है, क्योंकि इन्होंने इतनी अच्छी तरह से बताया था। देखिए, इसकी परिभाषा भी अगर लिखने को कहें तो इसकी एक परिभाषा हो सकती है। मैंने किसी राइटर की परिभाषा, दार्शनिक की या अर्थव्यवस्था के एक्सपर्ट की परिभाषा नहीं ली है, मैंने एक जनरल परिभाषा ली है जो किताबों में है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में हो सकती है। इस अर्थव्यवस्था के आप समझ पाएंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्या। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां दोनों बल, राज्य के साथ साथ निजी संस्थाएं, उत्पादन, आपूर्ति और कीमतों में सक्रिय भाग लेते हैं और बाजार में एक ही समय में सह अस्तित्व में होते हैं। मतलब कि वो को एग्जिस्ट करता है और साथ ही साथ चलेगा दोनों। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये निजी संस्थाओं को चलने दिया है तो ये इन चीजों को, जो निजी संस्थाएं होंगी, उनकी नीतियां कैसे होंगी, तो उनकी नीतियां राज्य के द्वारा संचालित होंगी। ऐसा नहीं होगा राज्य के द्वारा संचालित होंगी, ऐसा नहीं होगा कि ये चाहेगा कि निजी संस्था के जो मन होगा सो मैं करूंगा, जैसे मन होगा वैसे बेचूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे देख लीजिए, अगर आप देखिए पेट्रोलियम ही देखिए, पेट्रोलियम को देखिए, क्या उदाहरण मैं लेता हूं, भारत में ही ले लीजिए कि पेट्रोलियम का उदाहरण मैं लेता हूं, तो भारत के उदाहरण के रूप में, चलिए इसको मैं हटाता हूं और थोड़ा सा उदाहरण के रूप में आपको समझाता हूं। पेट्रोलियम की व्यवस्था ही ले लीजिए, पेट्रोलियम को ले लें, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में लेते हैं तो क्या है कि एक तो भारतीय कंपनियां हैं, IOCL है, ONGC है, ठीक है ना, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये सब है। और दूसरी एक कंपनी है रिलायंस, जो अंबानी जी की कंपनी है, रिलायंस, ठीक है ना, रिलायंस पेट्रो केमिकल करके है, ठीक है ना। तो इनको ये भी उत्पादन करते हैं,
करते हैं ना, और ये भी उत्पादन करते हैं, लेकिन बहुत अंतर आप दोनों के मूल्यों में नहीं देखेंगे। जैसे अगर इसका मूल्य अगर 100 रुपए प्रति लीटर अगर चल रहा है तो इसका मूल्य होगा 101 या 102 हो सकता है, या 99 भी कभी कभी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये 100 रुपए बेच रहा है तो ये 200 रुपए बेचने लगेगा। ये निर्धारण सरकारी नीतियों के द्वारा ही होगा। यही है व्यवस्था, सरकारी नीतियों के द्वारा इसका निर्धारण होगा। मतलब ये अपने आप को सर्वे सर्वा नहीं समझ सकता है। निजी संस्थाएं अपने आप को सर्वे सर्वा नहीं समझेंगी। उनको राज्य के नीतियों और अवधारणाओं और नीतियों और जो भी पॉलिसीज हैं उसके हिसाब से चलना होगा। साथ में दोनों रहेंगे, साथ में दोनों कमाएंगे, साथ में दोनों लाभ का सृजन करेंगे, लेकिन एक दूसरे से अलग होकर, अलग तरीके से। ना तो सरकार अतिवादी व्यवस्था बन सकती है। अतिवादी व्यवस्था मतलब क्या, कि अति न कर दे, और ना ही निजी संस्थाएं। अब जैसे सरकार की जो कंपनियां हैं वो चाहेंगी कि हम 200 रुपए बेचें, ठीक है, तो ये जब 100 रुपए बेच रहा है तो इसके लाभ में बढ़ोतरी होने लगेगी, ये नहीं बेच सकता है। तो दोनों का दोनों सह अस्तित्व रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक को दबा देगा या दूसरा एक को दबा देगा। तो इस अर्थव्यवस्था को ना बहुत लोगों ने इसका अनुसरण किया, बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगा ये कि हाँ, इस तरह की व्यवस्था हो तो दोनों लोग सह अस्तित्व में रहे तो दोनों का फायदा है, दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री रहेंगे, और इस तरह से आम जनता को भी एक अच्छा बाजार मिलेगा और वहां पे उनके आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। ठीक है, यही मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिकाओं पे थोड़ा देखें तो ये नियामक के रूप में, देखिए अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो रेगुलेटर, इंग्लिश में मैं बता दूं, रेगुलेटर बोलेंगे इसको, ठीक ना, रेगुलेटरी बॉडी, रेगुलेटर, ठीक है ना। ये मतलब कि नीति निदेशक तत्वों का निर्धारण करेगा, नीतियां बनाएगा, निर्देश देगा और आपको कहेगा कि आपको कैसे चलना है। आपको अपने हिसाब से चलना है, चलिए आप अपना निर्धारण कीजिए। आपके पास भी कुछ छूट है, लेकिन छूट क्या है, छूट एक स्तर तक छूट है, एक नियंत्रित छूट है। आप अपने आप को सार्वभौम नहीं समझ सकते हैं, सर्वे सर्वा नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। आपको नीतियों के हिसाब से, आप शोषण के हिसाब से, जैसे पूंजी व्यवस्था में क्या था, पूंजीवादी व्यवस्था में शोषण करने लगे थे लोग, तो शोषणात्मक विधि सब नहीं अपनाने देगा, राज्य उस समय में कंट्रोल करेगा, ठीक है, नियंत्रण करेगा। निजी वस्तुओं और सेवाओं के निर्माता या आपूर्तिकर्ता के रूप में, मतलब ये जो कुछ निजी वस्तुएं हैं, कि मान के चलिए कि साबुन ही देख लें, ये निजी सेवा जैसे क्या होगी, निजी व्यवस्था क्या होगी, हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें यूज करते हैं, जो उपयोग करते हैं। अब साबुन का उदाहरण ले लेते हैं। साबुन एक क्या है, लक्स कंपनी भी बनाती है, ठीक है ना, विभिन्न कंपनियां हैं जो प्राइवेट है। साबुन खादी ग्राम उद्योग भी बनाता है, ठीक है, ये भी साबुन का प्रयोग करवाता है, ये भी बनाता है। अब देखें तो जो अन्न है, अन्न जो है उसको प्राइवेट कंपनियां भी बेचती हैं और राशन के दुकान पे भी बिकता है, ये कम है, ठीक है ना। तो सरकार अपनी व्यवस्था लेकर चलेगी, निजी संस्थाएं अपनी व्यवस्था लेकर चलेंगी, ठीक है। अब आ जाइए सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के निर्माता के रूप में। सार्वजनिक वस्तुओं का भी निर्माण आपको सरकार कर सकती है या राज्य कर सकती है, तो इसमें उनको भी, प्राइवेट जो संस्था है, निजी संस्था है, उसको भी अधिकार रहेगा, लेकिन पूरी तरह से अगर देखें तो राज्य का नियंत्रण रहेगा उस पर, ठीक है। तो इस तरह से देखें कि निर्माता और आपूर्तिकर्ता के रूप में भी राज्य रहेगा, और एक तरह से नियामक के रूप में भी, एक संचालनकर्ता के रूप में भी, एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी के रूप में भी राज्य की भूमिका रहेगी। अगले भाग में हम लोग देखेंगे पूंजीवादी राज्य और मतलब समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था की तुलना कैसे कैसे करें। एक तरह से पूरी तरह से एक सिनॉप्सिस रहेगा, जिस्ट रहेगा, और उसमें देखेंगे हम लोग कि कैसे कैसे एक दूसरे से ये अलग है। सारी जो चीजें मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाई हैं, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में जो भी मैंने बताया है, उन सब को एक जगह पे, एक स्थान पे मैं कलेक्ट कर दूंगा और सारा आपको बताऊंगा, ताकि एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको एक जगह पे एक साथ उसको कंपैरिजन करने का, उसको तुलनात्मक अध्ययन भी हम लोग कर लेंगे। चलिए और आगे देखते हैं, उसके लिए धन्यवाद। अब तक जो भी चीजें मैंने पढ़ाई हैं वो आप ध्यान से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी वीडियो लिंक में दिया रहता है, और उसको भी, उस पर भी जाके आप देख सकते हैं, उस पर भी आप समझना चाहे तो उस पर समझ सकते हैं। ये हिंदी भाषी बच्चों के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाना प्रारंभ किया है। धन्यवाद।